नमस्कार और स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। और ये क्लास है इंटरनेशनल रिलेशंस की। यहाँ पे करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक के बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इनफैक्ट देयर वर टू मेनी टू पिक फ्रॉम एंड इसलिए हमने फैसला किया है कि हम 3 मेजर डेवलपमेंट्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहला जो इशू है वो है कतर और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कुछ अग्रीमेंट हुआ है जो उनकी समिट में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उसका जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है इस अग्रीमेंट का, और अब आगे इस अग्रीमेंट की वजह से क्या इंप्लीकेशंस होंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे और वर्ल्ड ओवर क्या इंप्लीकेशंस होंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया का नया यूएन स्टेंट शुरू हो रहा है, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अंडरवे इन नेपाल, ठीक है, क्योंकि वो हमारी पेरिफेरी पे हमारे नेबरहुड में ही है, तो एक फॉरेन पॉलिसी एलिमेंट आ जाता है उनके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे। हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स डिग इन राइट अवे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वाइड रेंजिंग जो डेवलपमेंट है वो है कतर और जीसीसी का अग्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जियोग्राफी, ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी इज हाफ ऑफ आयर, ठीक है। तो सबसे ये जो रीजन है गल्फ रीजन बोलते हैं या फिर कुछ लोग गिल्फ रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 देश हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, ठीक है। सऊदी अरेबिया द प्राइमरी द बीहेमोथ ऑफ सुन्नीडम, ठीक है, सुन्नी वर्ल्ड जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो सऊदी अरेबिया है। उसके बाद कुवैत, ठीक है, बहरीन, और यहाँ पर आपको कतर पता होना चाहिए क्योंकि कतर हमारी स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, कतर। उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि खुद ही 12 अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज का एक यूनियन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद ओमान, ठीक है, मास्कट वगैरह, ठीक है, ओमान। तो ये 6 कंट्रीज एक साथ मिला के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाते हैं। तो यहाँ पे द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू मस्ट नोट इज दैट कतर का एक ही लैंड बॉर्डर है सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है, और ये हमारी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो समिट है सऊदी अरेबिया में, वहां पर लीडर्स ने एक सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ये क्योंकि these 2 words मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, ठीक है। ये हमको समझाते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है एग्रीमेंट में, ठीक है। तो सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। एंड इस एग्रीमेंट की वजह से 3.5 साल का जो ब्लॉकेड था कतर के अगेंस्ट वो लिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो नेचुरल क्वेश्चन जो है बनता है वो ये बनता है कि ब्लॉकेड था क्यों, ठीक है, वो हम समझते हैं। तो 2017 में कतर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बैनिश कर दिया गया। उनको गल्फ कोऑपरेशन इस काउंसिल की इस ग्रुपिंग से बाहर निकल दिया गया। और उसके बाद फिर उन्हें बेसिकली हुआ क्या था कि ये मूव ऑर्केस्ट्रेट किसने किया था? ये रियाद और अबू धाबी ने, ठीक है, यानी कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इकट्ठा मिलके ये मूव ऑर्केस्ट्रेट किया था उनको बाहर निकालने का, ठीक है। और उन्होंने आरोप क्या लगाया था कतर पे? उन्होंने आरोप ये लगाया था कि कतर जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड कर रहा है और मुस्लिम ब्रदरहुड को एक घर दे रहा है, ठीक है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक पॉपुलर मूवमेंट है सुन्नीडम की, ठीक है। सुन्नी जो मुस्लिम्स है उनकी एक पॉपुलर मूवमेंट है जिस मूवमेंट के इजिप्ट के चैप्टर ने अरब स्प्रिंग के वेक में इजिप्ट में थोड़े टाइम के लिए पावर भी ले ली थी, ठीक है। पावर जो मोहम्मद मोर्सी थे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उसके बाद अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उन्होंने मोहम्मद मोर्सी को बाहर निकाल दिया। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड पूरे ही अरब वर्ल्ड में काफी प्रोमिनेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा डर मुस्लिम ब्रदरहुड से लगता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो मोनार्की है उनको लगता है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की पार्टीज या फिर एसोसिएटेड एलिमेंट्स हैं वो वहां की मोनार्की के लिए खतरा बन सकते हैं। वैसे ही पूरे ही रीजन में जो इस समय जो रूलर्स हैं उनको मुस्लिम ब्रदरहुड एक पॉपुलर मूवमेंट लगती है जो कि डेमोक्रेटिक है हालांकि, लेकिन अगर वो पावर में आ गई तो फिर वो स्टेट को इस्लामिज्म की तरफ ले जाएंगी, यानी कि कट्टर इस्लाम की तरफ ले जाएंगी, जिससे मॉडर्नाइजेशन और ओपन इकोनॉमी के आइडियाज को धक्का लगेगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया को भी डर लगता है, तो वो कहते हैं कि जो कतर है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के जो लीडर्स हैं उनको श्रेय देता है, उनको शरण देता है, उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। और इजिप्ट और यूएई को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मुस्लिम ब्रदरहुड से। जैसे अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिलिट्री डिक्टेटर हैं इजिप्ट में, वो मुस्लिम ब्रदरहुड को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हमेशा से लगता है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट मुस्लिम ब्रदरहुड को कहां से आता है? कतर से आता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा एलिमेंट जो इस पूरी कहानी का है वो ये है
कि ईरान और कतर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दैट्स इट। ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। सऊदी अरेबिया को ये पसंद नहीं आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये पसंद नहीं आता है, बहरीन को स्पेशली ये पसंद नहीं आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम वर्ल्ड यानी कि वेस्ट एशिया जनरली 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। सबसे इधर का ब्लॉक है सुन्नी हुड का ब्लॉक, जिसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से कोरियोग्राफ किया जाता है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बेहेमोथ सुन्नी हुड का है सऊदी अरेबिया की आयरन फर्स्ट लीडरशिप के अंडर ये सब चलता है। दूसरा ब्लॉक जो है उसमें है ईरान और टर्की, राइट। तो ईरान के अगेंस्ट एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है सऊदी अरेबिया का, और उसमें सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आता कि उन्हीं के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक मेंबर, उनका एक नेबर, ठीक है, वो ईरान को सपोर्ट करता है। और वो सपोर्ट स्टेम कहां से कर सकते हैं? वो सपोर्ट इस बात से स्टेम करता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है वो ईरान और कतर शेयर करते हैं। ईरान और कतर के कल्चरल लिंक्स हैं, उनके डिप्लोमेटिक लिंक्स हैं, लगातार इकोनॉमिक एड इधर से उधर होती रहती है, ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आता है, ये बहरीन को पसंद नहीं आता है। तो ये आइडिया था, और जनरली कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि दिस वाज जस्ट पनिशमेंट फॉर कतर ट्राइंग टू पंच अबव इट्स वेट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कतर छोटा सा देश है, अंडर साइज सा है, लेकिन इनका जो रोल है ग्लोबल डिप्लोमेसी में वो ओवर साइज है। क्यों? 2 रीजन है। सबसे पहले कतरी वेल्थ इज वेल मैनेज्ड एंड वेल एक्सिक्यूटेड, राइट। तो जो एड जाती है कतर से इधर उधर, जो हेल्प जाती है, उसके ऊपर काफी सर्जिकल होती है वो, ठीक है। कतरी इंटरवेंशंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस आर वेरी सर्जिकल, बहुत इफेक्टिव होती हैं। और दूसरा रीजन है कि कतर में है अल जजीरा का हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अल जजीरा कतर से चलता है, तो अल जजीरा के जर्नलिस्ट को इजिप्ट वगैरह में कैप्चर कर लिया जाता है, तो वो इजिप्ट वर्सेस कतर का एक सीन बन जाता है। कतर के जो अमीर हैं उन्होंने इंश्योर किया हुआ, उन्होंने अल जजीरा को कहा हुआ है कि आप इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यही चीज बाकी के जो सुन्नी हुड के देश उनको पसंद नहीं आती है, बिकॉज अल जजीरा के अक्सर टारगेट्स बनते हैं सुन्नी हुड के बाकी देश। 2004 में जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, तब अल जजीरा बिकेम दिस वॉइस ऑफ द अरब वर्ल्ड। लेकिन अब इसी अरब वर्ल्ड को अल जजीरा से प्रॉब्लम है, बिकॉज जो जर्नलिस्ट मैन करते हैं अल जजीरा को, वो जनरली वेस्टर्न होते हैं, वो अपनी वेस्टर्न आइडियाज को लेकर रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि सुन्नी वर्ल्ड को पसंद नहीं आता है, ऑलराइट। अब ना केवल अल जजीरा, कतर में बहुत सारे और अलग अलग अरबिक वगैरह न्यूज स्टेशंस हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं पूरे अरब वर्ल्ड में, ठीक है। तो कतर एक छोटा सा देश जिसमें बहुत पैसा है, और वहां की जो मीडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे अरब वर्ल्ड में इन्फ्लुएंशियल है। तो इसी वजह से, उसके ओवर साइज रोल की वजह से, बिकॉज दे ऑलवेज पंच अबव देयर वेट, ये पनिशमेंट है कतर को जो दी गई है सऊदी अरेबिया द्वारा। और ये इसलिए भी है क्योंकि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट, ये कतर का जानी दुश्मन है, ठीक है। कतर को और यूएई के बीच में जो लड़ाई है वो काफी पुरानी है और आइडियोलॉजिकल है, ठीक है। तो यूएई लगातार प्रेस करता रहता है कतर के अगेंस्ट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी एक्शंस, एंड यूएई और सऊदी अरेबिया ने ही कोरियोग्राफ किया था ये कतर को ब्लॉकेड वगैरह करना, ठीक है। अगर आपको इसका पॉलिटिकल रैशनल समझ में आ गया हो तो हम देखते हैं कि हुआ क्या था, ब्लॉकेड के टाइम पे हुआ क्या था, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इजिप्ट ने सारे डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज खत्म कर दिए, किसके साथ? कतर के साथ, ठीक है। कतर का केवल एक लौता लैंड बॉर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट होगा, किसके साथ है? सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। और सऊदी अरेबिया ने वही बॉर्डर बंद कर दिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने क्या कहा कि कतरी फ्लैग्ड शिप्स बहुत ज्यादातर पोर्ट्स पे डॉक नहीं कर पाएंगी, रुक नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो एयर स्पेस है कतर की, वो भी काफी एयर स्पेस ब्लॉक कर दी गई थी, जो जहाँ पे सी आता है, जो लिटरल पार्ट है वो ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। और फिर इन सब देशों ने 13 डिमांड्स रखी कतर से, ठीक है। इसमें बड़ी अजीब अजीब डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल जजीरा बंद करो, कि हमें नहीं सुनना अल जजीरा, हम जब अल जजीरा लगाते तो अच्छी न्यूज नहीं आ रही होती, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कतर जो और फंडेड आउटलेट्स है वो भी बंद करो, डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान को डाउनग्रेड करो। उसमें ये भी लिखा था कि आईएसआईएस और अलकायदा की फाइनेंसिंग बंद करो, लेकिन कतर ने क्या रखा है कि आईएसआईएस और अलकायदा का हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो सपोर्ट है वो ओपनली एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन आईएसआईएस अलकायदा तो इट्स वेरी अनलाइकली दैट दे सपोर्ट, बट इट वाज जस्ट इन वन ऑफ द 13 डिमांड्स, ठीक है। और इंटरफेरेंस बंद करो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कतर को कहा था। अब इस ब्लॉकेड का कतर पे बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। इनफैक्ट कतर के जो पहले से सॉवरन जो वेल्थ बची हुई थी पहले का तेल बेच बेच के, कतर को बहुत सारी वो वेल्थ यूज करनी पड़ी
कतरी इकोनॉमी को अफ्लोट रखने के लिए, ठीक है। और सऊदी अरेबिया को भी काफी नुकसान हुआ है, ठीक है। किस हिसाब से? पॉलिटिकली नुकसान हुआ है कि अब सऊदी, जैसे अगर आपको इन 6 देशों में कुछ भी कराना होता तो आपको सऊदी अरेबिया से बात करनी पड़ती थी, तो सऊदी अरेबिया का हेफ्ट कम हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो कतर के जो अमीर हैं उन्होंने कहा कि ये ब्लॉकेड इलीगल है और हम अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर नहीं करेंगे। 2017 में उन्होंने ये कहा था, ठीक है। एमिरेट ने क्विकली, एमिरेट कतर की बात हो रही है, ठीक है, तो क्योंकि वो भी एक एमिरेट ही है, तो एमिरेट ने क्विकली ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश कर लिए ईरान और टर्की के साथ। बेसिक नीड्स, 3 मिलियन जो 30 लाख की पॉपुलेशन है उसको बेसिक नीड्स मीट करने के लिए, ठीक है। और ऑयल और गैस जो वेल्थ थी उसको यूज किया अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। 2 देशों ने टाइज कट नहीं किए थे बहरीन कतर के साथ। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था कुवैत और उसके बाद ओमान भी, ठीक है। कुवैत वाज अगेंस्ट दिस ब्लॉकेड इन इफेक्ट, लेकिन कुवैत ने उसके बाद से क्या किया, मीडिएट करने की कोशिश किया। इनफैक्ट जो अभी डील की खबर आई है ये भी कुवैत से ही आई है, ठीक है। तो कुवैत एक रेगुलर मीडिएटर था, वो कोशिश कर रहा था कि कुछ सोल्यूशन निकल आए, ठीक है, क्योंकि 3.5 साल के आसपास हो गए हैं इसको। तो सवाल ये बनता है कि अब कंसिलिएशन की क्या जरूरत थी? 3-3.5 साल निकाल दिया, अब क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है। कुछ तो बहुत इंटुइटिव है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया की नजर से उनकी जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रियलिटीज के साथ उनको समझना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों जियो इकोनॉमिक? क्यों? सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान जो नए क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने फैसला किया है कि वो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को अब शिफ्ट करेंगे उनकी डिपेंडेंस ऑन ऑयल से, ठीक है। बहुत ही ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है उनकी, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल प्राइसेस ऑयल के कम हो रहे हैं और जैसे जैसे ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगली जो वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, जो इसके बाद की वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, वो ऑयल, कोल वगैरह से दूर जाएगी और वो नेचुरल गैस और जनरली रिन्यूएबल्स पे ज़्यादा फोकस करेगी। तो जो सऊदी अरेबिया की जो एलीट है वो अपनी पावर को लेकर काफ़ी वरिड है, ठीक है। बिकॉज सऊदी अरेबिया की जो मोनार्की है वो अपना रूल इसलिए लेजिटिमाइज कर पाती है क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स दिए हैं अपने सिटीजन्स को, जहां से उनकी लेजिटिमेसी आती है। तो उनको अब डर लग रहा है कि अगर आगे आगे जाकर तेल की कीमतें इतनी कम हो जाएंगी तो वो अच्छा तेल नहीं बेच पाएंगे, वो इतनी मतलब कीमतें नहीं ले पाएंगे, दाम नहीं मिलेगा उनको तेल का। तो उनको डर लग रहा है कि कोई उनकी लेजिटिमेसी खराब ना हो जाए, तो इसलिए अब उन्होंने फैसला किया कि वो नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करना शुरू करेंगे सऊदी अरेबिया के लिए। अब अगर आपको अपने पूरे देश की इकोनॉमी का रीजन देता, अगर आपको रीजन ऑफ स्टेट ऑफ योर इकोनॉमी अगर चेंज करना है तो यू वुड रिक्वायर रिसोर्सेज, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस दैट यू गोइंग टू रिक्वायर। तो उन फाइनेंसेस जिनको घर पे जरूरत है उनको आप घर पे नहीं लगा के कतर में ब्लॉकेड इंपोज करने पे यूज कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी फॉरेन कैपिटल, डिप्लोमेटिक कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल इसी चीज पे यूज हो रही है कि कतर को ब्लॉकेड किया जा सके। सऊदी अरेबिया को भी काफी नुकसान हो रहा है इस ब्लॉकेड की वजह से, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब एक जियो इकोनॉमिक रियलिटी उनके सर पे चढ़ गई है कि हाँ भाई अब ये सस्टेनेबल नहीं है कि हम लगातार क्या बोलते हैं कतर को साइडलाइन करते रहे। तो एक इकोनॉमिक रियलिटी उनके सर पे आ गई है। दूसरी जो पॉलिटिकल रियलिटी है, जो जियो पॉलिटिकल रियलिटी है, वो एक रीजनल है और एक इंटरनेशनल है। रीजनल इस बात से है कि उनको इंश्योर करना है कि एक कॉमन फ्रंट प्रेजेंट किया जा सके ईरान के खिलाफ। अगर वो अपने ही नेबरहुड में यूनिटी नहीं शो कर सकते हैं तो फिर वो दुनिया भर में क्या मतलब क्या प्लेयर रह गए वो, है ना। तो इसलिए उनको कतर को वापस अपने ग्रुपिंग का पार्ट बनाना ही था। इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हो गए हैं, यूएई के, सऊदी अरेबिया के, तो फिर सऊदी अरेबिया चाहता है कि पूरे खित्ते में ही उनकी ताकत बढ़े। और इजराइल के एंगल से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कतर को इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया जाए, क्योंकि कतर हैज बीन लाइक, अगर कतर को आप प्रो इजराइल बना देते हैं तो फिर ईरान से एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय उनका छूट जाता है, बिकॉज ईरान इज रियली वाइंग फॉर एलाइज राइट नाउ इन द रीजन, ठीक है। ईरान के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कू था कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कतर को गल्फ को निकाल दिया था कि ईरान अपने टाइज ठीक कर सकता है। उन्होंने इकोनॉमिक हेल्प भेज के कतर के साथ टाइज भी स्ट्रॉन्ग किए थे, ठीक है। और वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए था ब्लॉकेड का कि कतर डर जाता कि कतर अपने टाइज ईरान के साथ कट कर लेता, वो हुआ नहीं। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है कि कतर के टाइज ईरान के साथ और स्ट्रांग हो रहे हैं और टर्की के साथ और स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। जियोपॉलिटिकली रीजनली गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था। दूसरा, अब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है जो कि कतर को इतने एडवर्सेरियल टर्म्स में नहीं देखता है, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है कतर में, ठीक है।
तो अब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो गलत, मतलब वो काफी पुश करेगा सऊदी अरेबिया को टू मेक थिंग्स राइट विद कतर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि नया एडमिनिस्ट्रेशन कतर की साइड लेता एंड वुड हैव वांटेड सऊदी अरेबिया टू पैच अप विद कतर ऑन टर्म्स दैट आर एडवर्सेरियल टू सऊदी अरेबिया एंड फेवरेबल टू कतर, तो वो भी हो सकता था। तो ये जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल कंसर्न्स की वजह से सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है, हम कतर से वापस बातचीत शुरू कर देते हैं, उनको वापस अपने ग्रुप का पार्ट बना देते हैं। रेजिस्टेंस अब भी आ रही थी। रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही थी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, बिकॉज एमिरेट्स और कतर का तो 36 का आंकड़ा है ना। तो लेकिन फिर भी उसको टेपर ओवर किया गया है, जो क्रैक्स हैं उसको टेपर ओवर किया गया है, ठीक है। और अब कोशिश की जा रही है कि इंट्रा जीसीसी रिफ्ट्स को खत्म किया जाए, एक नॉर्मलाइजेशन शुरू किया जाए, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि अब कंसिलिएशन क्यों हो रहा है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो है डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। जब ब्लॉकेड इंपोज हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने फंडर ऑफ टेरर कहा था कतर को, ठीक है। ही इज ग्रेट विद वर्ड्स, ठीक है, फंडर ऑफ टेरर, ठीक है। और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के कतर के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, इतना बड़ा मिलिट्री बेस है कतर में, तो फिर ये जो एक बड़ा शॉकिंग था कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइड ले ली सऊदी अरेबिया की कतर के अगेंस्ट उस टाइम पे। लेकिन फिर उसके बाद से जो डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा कि प्लीज न्यूट्रल स्टांस लीजिए। तो फिर शेख तमीम जो कि अमीर हैं अरब के, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको उनकी तारीफ की कि आपने टेररिज्म से डील करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। तो लाइक फंडर ऑफ टेररिज्म से एज बुलवर्क अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग डोनाल्ड ट्रंप शिफ्ट किए हैं। और फिर धीरे धीरे शुरू हुआ कि चलो भाई अब मेल कराओ इनका, बहुत हो गया। ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो एलाइज हैं उनके बीच में आपस में लड़ाई होगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैरेड कुशनर जो कि ट्रंप के सन इन लॉ है और सीनियर एडवाइजर टू व्हाइट हाउस हैं, वो अभी पिछले 3-4 हफ्ते से इसी एरिया खित्ते में घूम रहे हैं। पहले वो कतर गए थे, फिर सऊदी अरेबिया गए थे, और फिर अभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो समिट है उसमें भी आए। तो कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का पुश था, ठीक है। तो जियो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुआ है, जियो पोलिटिकल रीजंस की वजह है। और जियो पोलिटिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था ट्रंप फैक्टर था, एक लेगेसी शॉपिंग का सीन है, ठीक है। आखिरी कुछ दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने इस रीजन की पॉलिटिक्स को चेंज किया है ना। मैंने आपको बता रखा है पहले कि कैसे वेस्टर्न सहारा को एक्सेप्ट किया कि वो मोरक्को का पार्ट है, सूडान के साथ एक डील कराई इजराइल की, यूएई के साथ डील कराई इजराइल की, जिन्हें अब्राहम अकॉर्ड्स बोलते हैं। और अब एकदम से वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो उनके एलाइज के अंडर के भी जो रिफ्ट्स हैं उनको भी ठीक करा दिया जाए, ठीक है, जिसको लेगेसी शॉपिंग बोलते हैं, ये हो रही है, ठीक है। उसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड ये क्यों हुआ है, ठीक है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया पिक्चर में आता ही कहाँ है। तो इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ में काम करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये रीजन ऑफ स्टेट है इंडिया का, ऑफ इट्स रिलेशंस विद द गल्फ स्टेट्स, ठीक है। तो डिप्लोमैट विच इज इंटरनेशनल रिलेशंस मैगजीन कैरिड एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था, जिसका आइडिया था कि इंडिया और चाइना के लिए क्या इम्पैक्ट हुआ इस पूरे अरेंजमेंट से, ये ब्लॉकेड वगैरह से। तो उसका भी प्राइमरी आर्ग्यूमेंट जो है वो है कि इंडिया कैन राइड द वेव्स। कि हुआ क्या कि इंडिया के कतर और सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे रिलेशंस थे 2017 के ब्लॉकेड से पहले। ब्लॉकेड के बाद भी, ब्लॉकेड के ड्यूरेशन में भी इंडिया के कतर और सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ठीक है। और इंडिया ने ऐसा नहीं किया कि कतर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस कर लिया, फिर केवल सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस के लिए, दोनों के साथ बराबरी में चलते रहे। और अब ब्लॉकेड जब उठ गया है तो फिर भी इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे, ठीक है। हालांकि इनफैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को शायद विफ लग गई थी कि इंडियन डिप्लोमेटिक एलिट को पता चल गया था कि प्रधानमंत्री की वहां पे कैसा रिकंसिलिएशन होने वाला है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक कॉल की थी कतरी अमीर के साथ, ठीक है, तमीम के साथ, और उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर, वो दोहा गए और वहां पे उन्होंने बातचीत की, ठीक है। और हमारा जो एक लौता एजेंडा इस समय है वो है कि जो हमारे जो गिल्फ में हमारे लोग काम करते हैं, जो कोविड की वजह से वापस देश में आ रखे हैं, उनको वापस भेजना, ठीक है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है हमारा, वो कतर के साथ हमारा चल रहा है, और इसलिए हम चाहते थे कि ये नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ठीक है। मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डिस्कशन भी की है कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए जिससे कतरी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अच्छे से चैनल किया जाए, ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज जो डिप्लोमेट का आर्टिकल कह रहा है वो ये है कि इंडिया एंड चाइना आर बोथ केपेबल ऑफ राइडिंग द वेव्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्ट आ गया और रिफ्ट के बाद इंडिया के रिलेशन किसी ना किसी एक पार्टी से खराब हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज अ डिप्लोमेटिक अचीवमेंट दैट इंडिया हैज राइट नाउ, ठीक है, गल्फ में, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हुए हैं, आउट इन दी ओपन रिलेशंस बहुत हमारे अच्छे हुए हैं अरब वर्ल्ड में, है ना। तो ये जब आउट इन दी ओपन हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, ना केवल वो प्रोमिनेंट में हुए हैं, वो रेजिलिएंट भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके इंटरनल रिफ्ट से रिलेशंस खराब हो जाएंगे, इसलिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको इंडिया का एजेंडा भी समझ में आ गया है, ऑलराइट। So let's move on to our next topic now. So all of you must know that India is now a non-permanent member of the United Nations Security Council, ठीक है। अब मैं आपको वो नहीं समझाऊंगा कि यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, जनरल असेंबली क्या होती है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, वो आपका स्टैटिक का पार्ट है, एंड यू शुड रीड दैट ऑन योर ओन, एंड यू शुड, लाइक यू रियली शुड, ठीक है। अगर आपको वो नहीं पता है, अगर आपको वो पता है तो फिर हम जीएस के पर्सपेक्टिव से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के ऊपर चैलेंजेस क्या क्या हैं यूनाइटेड नेशंस में इस बार, ठीक है। और ये जो 3 ब्रॉड चैलेंजेस जो आपको कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट होंगे पूरे साल, ठीक है। पूरे साल आपको जो भी आर्टिकल्स आएंगे यूनाइटेड नेशंस के ऊपर इंडिया के रोल पे, उनमें आपको ये पर्सपेक्टिव ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी तक जनरली जब भी इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं होता, और जनरली इवन जब भी मेंबर तब भी होता है, तब भी इंडिया का बड़ा ही एब्स्टिनेंस का स्टैंड रहता है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर इश्यूज पे हम कमेंट ना करें, क्योंकि हमारे लाइक यू नो हर किसी के साथ दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। आज फरीद ज़कारिया ने कहा भी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी अपीजिंग एवरीवन, लेकिन हमारा वही स्टैंड रहता है कि हर किसी के साथ बना के रखो। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम किसी भी इशू पे कोई भी स्टैंड नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप एक इतनी पॉलिटिसाइज्ड बॉडी का पार्ट हो जाते हैं, आप एक मेंबर हैं आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, एडेड ये फैक्ट कि अब आपका एक कॉन्क्रीट दुश्मन उसी काउंसिल पे बैठा हुआ है, चाइना, तो फिर शायद ये टर्म अलग होगा पिछले टर्म से, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेनी पड़ेंगी जियोपॉलिटिकल मैटर्स पे, ठीक है। तो ये पोजीशंस हमको 3 बड़े बड़े इश्यूज पे लेनी पड़ेंगी, और वो 3 इश्यूज क्या हैं, ठीक है, ये हम करेंगे। और अब इसके बाद भी कोई नया इशू आ जाए तो वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में समझा जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू जो है वो एक चाइना साइज्ड एस्टेरिस्क है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है। तो हम जब यूएनएससी में इस समय एंटर कर रहे हैं, जब बीजिंग अपने आप को बहुत खतरनाक तरीके से असर्ट कर रहा है इंटरनेशनल स्टेज पे, ठीक है, वो लैंड्स क्लेम कर रहा है, वो इंटरवीन कर रहा है दूसरों के मामलों में, ठीक है, वो ओपनली हॉस्टाइल डिप्लोमेसी दिखा रहा है, और हमारा तो एक स्टैंड ऑफ भी चल रहा है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, है ना। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, किस मद्देनजर से, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर, और इस टाइम पे हम सिक्योरिटी काउंसिल में, तो एक हम सिक्योरिटी काउंसिल को यूज करेंगे टू बी एंटी चाइना, ठीक है, टू इंश्योर दैट चाइना डज नॉट डू थिंग्स दैट वी डोंट अप्रूव ऑफ और दैट आर एडवर्सरियल टू अस। हमारी मदद करेगा इस काम में वियतनाम, क्योंकि वियतनाम भी हमारे साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, और वियतनाम और हमारे जो आउटलुक है चाइना की तरफ वो काफी सिमिलर है, ठीक है। तो एक वो हमारी हेल्प होगी, और दूसरा वहां पे उस सिक्योरिटी काउंसिल पे बहुत सारे लोग एंटी चाइना बैठे ही हुए हैं, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स में से 3 मेंबर्स इस समय काफी एंटी चाइना है ना। उसके बाद तो आपको दिख रहा है कि मतलब एक एंटी चाइना मूड है, और हमको उस मूड को कैटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो है, अगर हम जो नॉन चाइना मेंबर्स देख ले, उसके अलावा जो दूसरा मेंबर है वो है रशिया, ठीक है। चाइना के अलावा रशिया मेंबर है। रशिया पे लेट्स हैव अ बिट ऑन रशिया, ठीक है। तो उम्मीद ये की जा रही है, 2 स्कूल्स हैं इस समय प्रेडिक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल डोमेन है, बट मोटा मोटा ये सीन है कि कुछ लोग कहते हैं कि चाइना और रशिया की अलायंस हुई, ठीक है। थियोरेटिकल इसलिए कि रियलिज्म के हिसाब से स्ट्रक्चरल वर्सेस न्यू स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं चाइना और रशिया इकट्ठे आ जाएंगे और दुनिया का मुकाबला करेंगे, और अमेरिका के अगेंस्ट जाएंगे, इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, कि चाइना और रशिया इकट्ठे नहीं आ सकते, बिकॉज आप किसी भी अलायंस में जूनियर पार्टनर बनना सबसे बड़ा थ्रेट होता है, ठीक है। क्योंकि जो पुराना जो सोवियत रशिया था, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया के तांस हैं, देश हैं, वो रशिया इन्फ्लुएंस थे। अब चाइना की उनमें इंटरफेरेंस बढ़ रही है, और रशिया उन देशों को अपना बैकयार्ड समझता है, ठीक है। तो वहां पे एक स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट है which cannot override strategic concerns, ठीक है।
मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका से लड़ना इंपॉर्टेंट है। रशिया का नेबरहुड रशिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल चाइना हिस्टोरिकल रीजंस देता है फॉर इट्स क्लेम्स ऑन साउथ चाइना सी, है ना। थालवेग प्रिंसिपल नहीं कहता, वो कहता है कि अब रीड अप ऑन थालवेग प्रिंसिपल, ठीक है। वो कहता है कि हिस्टोरिकली चाइना की प्रेजेंस रही है उन आइलैंड में, तो अब वो आइलैंड्स हमारे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली क्या बोलते हैं, तवांग रीजन तिब्बत का पार्ट रहा है और तिब्बत चाइना का पार्ट है, इसलिए हमारा है। ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल क्लेम्स आते हैं। अगर इसी को टू इट्स लॉजिकल एक्सट्रीम पुश किया जाए तो चाइना का हमेशा से एक आर्ग्यूमेंट रहा है व्लादिवोस्टॉक पे, राइट, जो फार ईस्ट है रशिया का, दैट इज एथनिकली मोर चाइनीज देन रशियन, ठीक है। और हिस्टोरिकली भी हमेशा वो चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंडर ही रहा है, ठीक है, जो चाइना का आर्ग्यूमेंट है। तो हिस्टोरिकल क्लेम्स के हिसाब से चाइना वांट्स टू सीज अ बिग पार्ट ऑफ रशियन टेरिटरी, है ना। और फिर मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पर चाइना चाहता है कि मतलब चाइना और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि उस रीजन को कौन डोमिनेट करेगा, है ना। इसलिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रशिया ने इंडिया को इंक्लूड करने की बात की थी और हो भी गया था। और फिर चाइना ने कहा ठीक है बंगाल, लेकिन हम पाकिस्तान को भी बुलाएंगे, है ना। और वैसे ही अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ एस्पियोनाज का केस हुआ था जिसमें रशिया के अंदर पता चला था कि कुछ साइंटिस्ट, चाइनीज साइंटिस्ट रशिया की टेक्नोलॉजी स्टील करने की कोशिश कर रहे थे। जो टेक्नोलॉजिकल एज है रशिया की, उसको चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं रशिया और चाइना के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि अलायंस हो सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब दिस अलायंस इज डेड ऑन अराइवल, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इशू है? हमारे लिए ये इशू है कि अगर चाइना और रशिया की अलायंस हो जाती है तो हमारा तो बहुत बुरा काम हो जाएगा, ठीक है। वी वुड रियली हेट दैट सिनेरियो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमको रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को मैनेज करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जब रशिया गए थे उन्होंने कहा था कि आप किसी बच्चे से पूछ लो कि इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कौन है और वो बोलेंगे रशिया है, ठीक है। तो हमारा तो रशिया के साथ पुरानी अलायंस है और हम लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे अपनी हेफ्ट लूज कर रही है और हम ऑलमोस्ट एक सेमी अलायंस के पोस्चर में है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस समय, ठीक है। सेमी अलायंस है ही, ठीक है। तो अब हमें मैनेज करना है दोनों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी रशिया के साथ जो पुरानी दोस्ती है वो टूटे, वो खराब ठंडे वस्ते में जाए। और हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इमर्जिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स है, तो हम उनको भी नहीं चाहते। तो कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आते रहते हैं, है ना। जैसे S-400 मिसाइल्स के केस में हमको रशिया से खरीदनी थी, कार्डसा सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स हम पे। हम कह रहे हैं भाई हमने तो फैसला कर लिया कि हम खरीदेंगे, तो हम खरीदेंगे रशिया से, है ना। ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक की पॉलिसी पे रशिया इज नॉट ऑन बोर्ड विद द इंडो पैसिफिक विजन दैट इंडिया हैज, है ना। लेकिन रशिया हमारा इतना पुराना पार्टनर है। उसके बाद आर्कटिक रीजन पे जो पॉलिसीज हैं उस पर भी इंडिया और रशिया की मिलती नहीं है, कि बनती नहीं है, ठीक है। तो इंडिया और रशिया के बीच में अब क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं एंड अ लॉट। और डिफेंस परचेजेस, बाय द वे, रशिया इज वेरी एंग्री विद द फैक्ट कि हम इतने सारे डिफेंस परचेजेस यूनाइटेड स्टेट्स से कर रहे हैं और रशिया से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं दे हैव टू डू विद द फैक्ट कि हमारी पार्टनरशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस समय ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो हमको दोनों को बैलेंस करना होगा, कहाँ? सिक्योरिटी काउंसिल पे, ठीक है। और ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और वैसे ही एक बैलेंसिंग एक्ट चाहिए होगा यूएसए और ईरान के केस में भी, लेकिन रशिया और यूएसए को बैलेंस करना सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और अब एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, जहां पे मल्टीलैटरलिज्म पे क्या होगा क्या नहीं होगा। नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो एजेंडा सेट करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट होगा, कि डेमोक्रेसी के ऊपर पुश करना है नहीं करना है। एनवायरमेंट पे नया एजेंडा सेटअप होगा इस समय, है ना। तो ये नए नए पोस्ट कोविड एजेंडा सेट होंगे, वहां पे इंडिया कैन बी अ पार्ट ऑफ एजेंडा सेटिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बात। जैसे कोई भी नया, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई आर्टिकल आए ना, तो आपको ये देखना है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट होकर इंडिया कुछ कर सकता है। मोस्ट ऑफ द ज्यादातर रीजन ये होगा नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आपको देखना है कोई नया जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए चाइना और ताइवान के बीच में अनबन हो जाती है एंड इट्स वेयरिंग टुवर्ड्स अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो हमें साइड लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि प्लीज ऑल साइड शुड मेंटेन पीस, ठीक है। वो हम जो हमेशा कह देते हैं बॉयलर प्लेट से रिस्पॉन्स होता है, हम ये नहीं कह सकते। शायद हमको साइड लेनी पड़ेगी ताइवान की, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि इन तीनों फैक्टर्स से हमारा सिक्योरिटी काउंसिल पे जो स्टांस है वो डिटर्मिन होगा, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता था कि अब मैं आपको पूरा ना समझाऊं कि यूनाइटेड नेशंस क्या होता है कैसे नहीं होता। जो प्रोसीजर है इलेक्शन का, उसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। कुछ नोटेबल, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और टोटल मिला के 10 होते हैं, तो 2 साल में 10 हो जाते हैं, ठीक है। तो रूल 144 ये स्टिपुलेट करता है कि
जो रिटायरिंग मेंबर है, जो मेंबर जा रहा है, वो दोबारा री इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, ठीक है। रूल 92 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये कहता है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा, नॉमिनेशंस नहीं होंगे। रूल 83 ये कहता है कि जनरल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी लेनी होगी आपको नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुपिंग्स है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका से ही 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स बन जाएंगे या फिर एशिया से ही 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स बन जाएंगे। एक पॉपुलेशन बेस्ड और हेफ्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ से कितने मेंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन और एशियन देशों से 5 मेंबर्स आ सकते हैं, यानी कि आधा काउंसिल हमेशा अफ्रीका और एशिया से होगा नॉन परमानेंट, ठीक है। वैसे ही एक ईस्टर्न यूरोपियन देशों से होगा, ठीक है। 2 होंगे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से, और 2 होंगे वेस्टर्न यूरोपियन और बाकी देशों से, ठीक है। तो ये इस तरह से डिवीजन है और आप ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम अभी एशिया और अफ्रीका के ग्रुप से जाएंगे, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का वो है इंडिया नेपाल रिलेशंस, ठीक है। तो एक पूरी क्लास जो इंडिया नेपाल रिलेशंस पे है वो तो मतलब 2-3 घंटे की होगी। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस समझाता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि इंटरवीन और नॉट टू इंटरवीन का डिलेमा क्या है, ठीक है। तो नेपाल में जब 2015-16 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आधे से ज्यादा एफर्ट इसी बात पे था कि कल को कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व ना कर पाए, ठीक है। पार्लियामेंट डिसोल्यूशन हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन नेपाल्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ये उन सर्कमस्टांसेस को बहुत लिमिट करता है, आर्टिकल 76 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिमिट करता है उन पॉसिबिलिटीज को जहां पर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट, ठीक है। अब लेकिन वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली, उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे दी है कि वो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दें, ठीक है। अब ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ठीक है। क्योंकि जो चीजें हो नहीं सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीजें करने की कोशिश की जा रही है बाय समवन इन अथॉरिटी, बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इटसेल्फ, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ट्राइंग टू अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच इट डिराइव्स इट्स पावर्स इज द एसेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, राइट। ये एसेंस है, तो ये हो रहा है, ठीक है। अब रेगुलरली अगर ये कोई लैटिन अमेरिका का देश होता तो हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि नेपाल हमारे पड़ोस में है, हमारा नेबर है, ठीक है। कमेंटेटर कहते हैं कि वी आर लॉज्ड इनटू ईच अदर्स इंटेस्टाइन्स, राइट। इतना क्लोज एसोसिएशन है हमारा, है ना। तो अगर इतना क्लोज एसोसिएशन है तो फिर तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन जाती है, और ये है भी, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, हुआ क्या था कि 15-16 के जो चुनाव हुए थे उसमें एनसीपी जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है उनके बहुत सारे अलग अलग गुट थे। ये सारे गुट इकट्ठे आके इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको चाइना ने इनेबल किया था। चाइना के जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने पुश किया था इस यूनिटी के लिए। जैसे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब ये इकट्ठा है तो इनका प्राइम मिनिस्टर भी चाइना की तरफ से ही पुश था कि केपी ओली को बनाया जाएगा। अब केपी ओली प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। एक यूनिटी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। लेकिन उनके इंटरनल रिफ्ट्स बहुत हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वन विंग ऑफ दैट जो पहले एक पार्टी थी, जो एक गुट था पहले, उसने पॉलिटिकल वायलेंस कैरी आउट किया हुआ था कई सारे रीजन्स में दूसरे गुट के खिलाफ, ठीक है। अब वो जो पॉलिटिकल वायलेंस था, अब उनको कह तो गया कि अब तुम एक पार्टी के हिस्सा हो, लेकिन जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है इन मेथोडोलॉजी, इन आइडियोलॉजी एंड इन द वे दे वर्क कैन नॉट बी जस्ट टेपर्ड ओवर, राइट। दिस बिग इशू कैन नॉट बी स्वेप्ट अंडर द कार्पेट। तो वो क्रैक्स दोबारा अपीयर होने शुरू हो गए हैं, स्पेशली ऑन ओलीज रेस्पॉन्स टू इंडिया, बिकॉज केपी ओली ने इंडिया और नेपाल के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको सीरियसली अपने लोएस्ट पॉइंट पे ले आया है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें कही हुई हैं कि इंडिया से जो वायरस आ रहा है वो चाइना के वायरस से ज्यादा खतरनाक है, एंड लाइक थिंग्स दैट आर लाइक वेरी ऑड, राइट। तो ऐसी ऐसी चीजें कही हुई हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत खराब हुए हैं, और ये बहुत इररेस्पॉन्सिबल उनके पार्ट पे इसलिए है क्योंकि उनका इतने ज्यादा लोग इंडिया में काम करते हैं, ठीक है। इतने क्लोज रिलेशंस हैं हमारे नेपाल के साथ, उनकी इकोनॉमी इंडिया डिपेंडेंट है कई एस्पेक्ट्स में, ठीक है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी ऑन बैड टर्म्स विद इंडिया, बट ओवरराइडिंग ऑल ऑफ दीज कंसर्न्स उन्होंने फैसला किया कि अब हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब करेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया संसद को कि अब हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डिसॉल्व होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्या इसमें इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए? फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि मालदीव्स में भी ऐसा ही क्राइसिस हुआ था जहां पे इंडिया ने इंटरवीन नहीं किया था,
एंड देन वहाँ पे द पार्टी दैट इज सॉर्ट ऑफ प्रो इंडिया वही पावर में आई थी, एंड वी वर वेंडिकेटेड फॉर आवर नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टांस। ठीक है, तो वही केस सिनेरियो यहाँ पर है। हम इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने जिन्होंने पार्टी इकट्ठा की थी, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इस समय नेपाल में गए। ठीक है, वो कुछ टाइम पहले नेपाल में गए और उन्होंने कोशिश की कि भाई इसको ठीक किया जाए, इसको स्टेबिलिटी दी जाए। लेकिन नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स इस समय इतनी राइफ है कि लगता है कि वो पार्टी नहीं टिकेगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द बैकग्राउंड फॉर दिस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये सब कर दिया है, तो हम जानते हैं कि इश्यूज क्या क्या है। ठीक है, हम पूरा अच्छे से कवर नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको ब्रॉड इश्यूज का आइडिया देना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक हमारी पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी है 1950 की, नेपाल कहते हैं क्योंकि उसके कुछ क्लॉजेस हैं जो कुर्जोनियन टैक्टिक्स को डिपिक्ट करते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन थे, वाइसरॉय थे इंडिया के, उनकी एक पॉलिसी थी कि जो आसपास के नेबर्स हैं उनको सबड्यू करके रखो। तो नेपाली पॉलिटिशियंस को लगता है कि उसी पॉलिसी का एक्सटेंशन है और ये हमारी सॉवरेनिटी को हार्म करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस ट्रीटी को अमेंड करो। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, बॉर्डर इशू आपको पता ही है नेपाल के साथ कितना बड़ा हुआ है अभी, काला पानी वाला। ठीक है, इतना बड़ा हुआ कि नेपाल ने संविधान का पार्ट बना दिया उनका नया मैप, जिसमें काला पानी वगैरह उनकी टेरिटरी का हिस्सा है। ठीक है, तो इतना बड़ा इशू हो गया, बॉर्डर इशू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, चाइना का इन्फ्लुएंस 2015 के बाद से बहुत ज्यादा हुआ, जब इंडिया ने ब्लॉकेड किया था उसके बाद। ठीक है, चाइना ने इनॉर्मस इन्फ्लुएंस एनसीपी गवर्नमेंट में है उसका। ठीक है, अब चाइना इस सरकार के आने के बाद चाइना नंबर 1 इन्वेस्टर है नेपाल में, इंडिया को आउटरैंक कर दिया पहले इंडिया का। ठीक है, नेपाल की फॉरेन पॉलिसी तो पूरी ही प्रो चाइना हो चुकी है। ठीक है, और मतलब अगर आपको एविडेंस चाहिए इसका, तो ये देखिए कि नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर नेपाल में बैठे हुए हैं, इंडिया के नहीं। ठीक है, उसके बाद ये टग ऑफ देखिए, और इसका स्ट्रक्चरल रीजन ये है कि अगर आप एक बफर स्टेट है बिटवीन टू बिग पावर्स, तो ये सब होगा ही, दोनों ही कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चरल इशू है, ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग नोवेल पॉइंट है। ठीक है, तो हमेशा से ही एक रीजन, एक इकोनॉमिक रैशनल फॉर नेपालीज इकोनॉमी ये रहा है कि इट इज चीपर, सिंपलर एंड कन्वीनियंट फॉर देम टू ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ देयर ट्रेड विद चाइना हैज ऑलवेज बीन हाई। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए ईजियर, सिंपलर रहा है, और मतलब कल्चरल सिमिलैरिटीज की वजह से उनको हमेशा से लगता रहा है कि यार चलो इंडिया के साथ ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि सस्ता रहा है। राइट, अगर इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन समथिंग दैट्स प्राइस्ड एट 10 रुपीज एंड समथिंग दैट्स प्राइस्ड एट 3 रुपीज एंड द क्वालिटी इज प्रीटी मच द सेम, यू वुड ऑब्वियसली गो विद द वन दैट इज प्राइस्ड एट 3 रुपीज। राइट, तो उनकी जनता के लिए हमारी जनता के साथ ट्रेड करना हमेशा इकोनॉमिक रैशनल रहा है, और हमको हमेशा से ये एक स्ट्रेटेजिक कंफर्ट दिया है हमको। ठीक है, बीच में भी ऐसा हुआ है कि नेपाल के ऊपर इंडिया और चाइना झगड़ रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि भाई धंधा तो हमारे साथ ही करेंगे वो, क्योंकि उनकी जनता के लिए सिंपल है ना। लेकिन अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन रोड्स एंड रेलवेज के बाद कुछ कमेंटेटर्स का यह कहना है कि जो इकोनॉमिक रैशनल है अब ये रिवर्स हो रहा है। नाउ इट इज इजियर फॉर द नेपाली पॉपुलेशन टू ट्रेड विद चाइना, राइट, एंड दैट इज डिस्टर्बिंग, राइट, क्योंकि हमारे तो ओपन बॉर्डर्स हैं उनके साथ, है ना। हम उनके जनता को अलाउ करते हैं कि वो इंडिया में आके कभी भी काम करें। कितने सारे इकोनॉमिक कंसेशंस दिए हुए हैं हमने नेपाल को, है ना। उसके बावजूद भी क्या है, थोड़े प्रोसीजर्स कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से द इकोनॉमिक रैशनल इज रिवर्सिंग। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी को, ये स्कॉलर्स का कहना है, ठीक है, ये पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के लिए हमने एक एमिनेंट पर्संस ग्रुप बनाया था, और उन्होंने भी रेकमेंड किया था कि रिवीजन कर देना चाहिए ट्रीटी का, तो कर दो इसको। ठीक है, उसके बाद जो नेपाल की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईटी, हमको वो मीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वी नीड टू शेड दिस परसेप्शन की जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे चलते हैं और चाइना बहुत जल्दी काम करता है, और ये जो परसेप्शन है इट हैज पर्कुलेटेड द मासेस ऑफ नेपाल। ठीक है, सबको लगता है कि यार चाइना से ही करा लेते हैं ये प्रोजेक्ट वगैरह, तो जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी चाइनीज कंपनीज ही हाथ मार जाती हैं, राइट। तो ये परसेप्शन बहुत खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद नेपाल को ये कंसर्न हमको अस्वेज करनी पड़ेगी कि वो चाइना को, जैसे फॉर एग्जांपल हमको लगता है कि चाइना नेपाल में आके हमारे कंसर्न्स को, हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको डैमेज करेगा। ठीक है, नेपाल को हमें ये
इंश्योर करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, एक थोड़ी सी गारंटी, राइट, सिक्योरिटी गारंटी ऑफ सॉर्ट्स। बट वो सिक्योरिटी गारंटी भी सफिशिएंट नहीं होगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो बोल देंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे तो हम मान जाएंगे, ठीक है, वी विल कीप अ क्लोज आई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल इशू है, ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन नेपाल शुड कंसिस्टेंटली इंश्योर कि उसके दूसरे बड़े नेबर के जो इंटरेस्ट हैं वो हार्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो चीज हम श्रीलंका से भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो इंटरफेरेंस, बहुत सारे स्कॉलर्स अग्री करते हैं कि इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन नेपाल अलॉट, हमें इंटरवेंशन कम करनी चाहिए। और इस जंक्चर पे 2021 में जब हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में इंटरवीन नहीं करते हैं, दैट इज एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली एडमिरेबल, ठीक है, बिकॉज नॉन इंटरवेंशन समहाउ इज ऑलवेज विंडिकेटेड, राइट। तो ये हमको करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने BBIN बना लिया और हमने बिम्स्टेक बना लिया पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए, सार्क माइनस पाकिस्तान, वो नहीं काम करेगा, ठीक है। निरुपमा सुब्रमण्यम वगैरह सब कहते हैं कि सार्क का भले ही वहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, सार्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और आपको पूरे की पूरी ग्रुपिंग को एक साथ चलाना पड़ेगा, ठीक है, और ये इंडिस्पेंसिबल है, ठीक है। ये हमको कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ेंगे। तो उसके बाद डिलेमा क्या है, इंटरवीन और नॉट टू इंटरवीन, ठीक है। मालदीव्स में हमने इंटरवीन नहीं किया, वहां पे द पार्टी दैट जिसका हमको सपोर्ट था वो पावर में आई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब चाइना इंटरवीन कर रहा है। आइडियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट है नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर का, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक, मतलब अगर आप चाइना इंटरवीन करता है तो वो 1 साल और इंश्योर कर लेगा कि वो इकट्ठा रह जाएं, लेकिन उसके बाद उनको टूटना ही है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पब्लिक शुड सी चाइना फेल, ठीक है, कि वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ गया, यानी कि पब्लिक में आ गया, ठीक है। एम्बेसडर करते तो अलग चीज होता है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आ गए नेपाल में और पब्लिक को देखना चाहिए कि वो फेल हुए हैं, ठीक है, ताकि उन्हें पता चले कि इंडिया इज स्टिल बेटर देन चाइना इन टर्म्स ऑफ इंटरवेंशनिज्म, ठीक है। तो हमें इंटरवीन इस समय नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट एंड वॉच। आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो भी मिडिल पाथ पे ही होना चाहिए, ठीक है, कि इंटरवेंशनिस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स नेवर अ गुड थिंग टू बी इंटरवेंशनिस्ट, राइट। तो आई गेस दिस कुड बी द टेक अवे, ऑलराइट। Then there are a couple of more things that I want to bring your attention to that are not a part of this presentation because either they're not as important or either we're going to cover them in the next class. The first of which is the fact that European Union की एक ट्रेड डील हुई है, इन्वेस्टमेंट डील हुई है चाइना के साथ, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि उसके डिटेल्स भी आउट इन दी ओपन नहीं है, ठीक है। एंगेला मर्केल और मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अनाउंस किया ट्रेड डील, यूरोपियन कमीशन का इनिशिएटिव था, ठीक है। सबको लग रहा था कि मतलब अब यूरोप हार्डलाइन हो गया चाइना के खिलाफ, और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति आएंगे तो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और चाइना को घेरने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मतलब 7 दिन बचे हैं नया एडमिनिस्ट्रेशन आने में यूनाइटेड स्टेट्स में, 6 आज, और उससे पहले ही यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, चाइना के साथ एक इन्वेस्टमेंट डील कर दी। ऑल्दो द हेफ्ट ऑफ दिस डील इजंट एज मच, बट द सिग्नलिंग, राइट, the presence of this deal on international stage made is something that needs to be looked at. Why? Because publicly सबने acknowledge किया कि यार देखो यूरोपियन यूनियन भी तो डील्स कर रहा है चाइना के साथ, ठीक है। और जो रीजन दिया गया वो ये दिया गया कि चाइना ने लास्ट मिनट कंसेशंस दिए हैं जो वैसे ही थे जो कि फेज 1 अग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स की तरह थे, वो वैसे ही कंसेशंस दिए हैं चाइना ने यूरोपियन यूनियन को इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, इससे इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें। जैसे एक इनकमिंग मेंबर हैं एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने ट्वीट किया कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इससे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। दूसरा जो हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है जो 2018 का है, उसको डीक्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। जनरली क्या होता है 20-30 साल के बाद डीक्लासिफिकेशन होता है यूनाइटेड स्टेट्स के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का, वो 2 साल में ही कर दिया उन्होंने, ठीक है। एंड इट्स अ स्टफ ऑफ ड्रीम्स, राइट। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो करते हैं तो ये इट्स अ गिफ्ट कि यू कुड रीड दैट डॉक्यूमेंट एंड सॉर्ट ऑफ लुक अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड स्टेट्स सच्ची में बिहाइंड क्लोज डोर्स किस तरह से अप्रोच करता है इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, ठीक है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र की बहुत बात की गई है, ये बात की गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स शुड इंश्योर कि इंडिया
स्टैंड्स अप टू बीजिंग, और इंडिया को इक्विप करो वगैरह वगैरह। जापान के बारे में बहुत बात की गई है, ऑस्ट्रेलिया फीचर्स प्रोमिनेंटली। नाउ द कॉन्वर्सेशन हैज जस्ट बिगन, बिकॉज ये कल ही हुआ है, ठीक है, रात को ही चल रहा था ये। सो द कॉन्वर्सेशन हैज जस्ट बिगन, देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल आर्टिकल्स अबाउट इट, एंड देन नेक्स्ट वीक में जब ये कॉन्वर्सेशन अपने एक प्राइम पे पहुंच जाएगी, देन वी आर गोइंग टू कवर दिस इन डिटेल, ऑलराइट। इंडो पैसिफिक हम अच्छे से करेंगे वहां पे, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स, एंड बाय बाय।